हेलो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। पहले बात करेंगे आउटर स्पेस के बारे में, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो मेजर स्पेस एजेंसीज है दुनिया में, इसको हम कवर करेंगे। फिर जो एलिमेंट्स हैं स्पेस टेक और रिसर्च का, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर एक जनरल ओवरव्यू लेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन का, और फाइनली एलिमेंट्स ऑफ स्पेस टेक एंड रिसर्च, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस प्रोब्स, ऑर्बिट्स, लॉन्च व्हीकल्स। इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आउटर स्पेस, ये जो दो शब्द हैं अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग है। जब मैं ये कहता हूँ तो आपके माइंड में आता होगा सोलर सिस्टम, बहुत से फैसिनेटिंग प्लैनेट, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, एंडलेस स्पेस। मगर हम कब कहेंगे कि आप आउटर स्पेस में आ चुके हैं? मान लो आपके पास रॉकेट है, आप धरती के सरफेस पे हो, आप सीधा ऊपर जाते हो, तो कब आप कह सकते हो कि अब मैं आउटर स्पेस में आ चुका हूँ, अब ये धरती का हिस्सा नहीं रहा? देखिए, आउटर स्पेस के बारे में एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। आउटर स्पेस इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट लाइज आउटसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। धरती का एटमॉस्फेयर आपने एक बार पार कर लिया तो आप कंफर्टेबली कह सकते हो कि मैं इस वक्त आउटर स्पेस में हूं। मगर इस डेफिनेशन के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये काफी हद तक वेग है। आप अगर पूरी धरती को देखो तो हर जगह आपको धरती का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म तो मिलेगा नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ठीक है, एटमॉस्फेयर पार करते ही अब ये स्पेस हो गया? इससे काफी हद तक एक यूनिफॉर्मिटी खराब होती है। तो ह्यूमन बींग्स को क्या पसंद है कि हर चीज़ को हम लोग स्टैंडर्डाइज करें, हर चीज़ को हम लोग कैटेगराइज करें, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाए। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ये डिसाइड किया फॉर स्पेस ट्रीटीज और रिकॉर्ड कीपिंग कि कार्बन लाइन को हम मारेंगे डिफरेंस बिटवीन अर्थ पार्ट एंड आउटर स्पेस। तो मान लो आपका जो रॉकेट है, ये जो सी लेवल है, धरती का सी लेवल, उसके 100 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। तो 100 किलोमीटर का थ्रेशोल्ड जैसे ही आपने पार किया, हम कहेंगे कि इस वक्त आप आउटर स्पेस में हो। और आउटर स्पेस में क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए एक ट्रीटी बनाई गई थी, आउटर स्पेस ट्रीटी। दिस ट्रीटी वाज क्रिएटेड इन 1967। इस ट्रीटी को उस वक्त यूएसएसआर सबने साइन किया था। बाद में ऑफ कोर्स 1982 तक, 1970s तक इंडिया, चाइना, वेरियस और कंट्रीज ने भी इसको साइन और रेटिफाई किया। इंडिया ने इसको साइन और रेटिफाई किया था 1982 में। इस ट्रीटी में ये लिखा है कि आउटर स्पेस में किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं है। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सन हो गया, मून हो गया, आप कह सकते हैं मार्स है, जुपिटर है, इन पर कोई अपना हक जमा नहीं सकता। ये सबको बिलोंग करते हैं और एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये लिखा है, द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये सब मैनकाइंड को बिलोंग करती है और कोई भी सरकार इसको अपने लिए क्लेम नहीं कर सकती। नाउ जब मैं कहता हूँ स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली इसका मतलब कि आप आउटर स्पेस को प्रोब कर रहे हो, वहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो। हमें उसके बारे में जानकारी, आउटर स्पेस के बारे में जानकारी आज भी काफ़ी तक लिमिटेड है। तो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इसको आप कहोगे स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसका प्राइमरी देखिए 2 गोल होंगे। एक तो है कि आपको कॉस्मोस के बारे में नॉलेज चाहिए, दूसरा ये है कि यहाँ पर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करो जो अल्टीमेटली मानवता के कल्याण में इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये वेरियस बेनिफिट्स हैं ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। चलिए मिलकर इसको पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड्स अस द इनसाइट्स इनटू द वर्ल्ड वी लिव इन। देखिए, ह्यूमन बींग्स को आज भी पता नहीं है कि बेसिकली हम हैं कहाँ पर। हमको ये पता है कि हम अर्थ में हैं, मगर अर्थ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसका पर्पस क्या है, अर्थ कैसे बनी थी, सोलर सिस्टम कैसे बना था, बहुत से क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हम यहाँ पर आए कैसे थे, इन सब का आंसर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन से मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स को अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंग पता करना है कि हम क्यों वजूद में हैं, तो उसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर देखिए, जैसे जैसे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली आपके हाथ ऐसी टेक्नोलॉजीज लगेंगी जिससे आप मानवता का कल्याण करेंगे। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए आप सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाए हैं। हमने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर काफ़ी काम किया है थ्रू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स तभी लॉन्च हुई हैं जब हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन पर आगे कदम बढ़ाए। और एग्रीकल्चर पे किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब हम सैटेलाइट से कर पाए हैं, जो एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। उस सब के अलावा वेरियस और बेनिफिट्स आपके सामने हैं। इम्प्रूविंग ह्यूमन नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ रोबोटिक्स। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे रोबोट्स को स्पेस में भेजें।
अब स्पेस में आपको रोबोट भेजना है तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी क्वाइट क्लेवर, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से रोबोटिक्स में भी हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की इवेंचुअली हम अर्थ में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है डेवलपिंग एवरीडे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जीपीएस फाइंडर्स, डिजिटल वॉचेस, सेल फोन्स, ये सब इनडायरेक्टली बाय प्रोडक्ट्स हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के। इस सब के अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक एडवांटेज ये होता है कि आबादी में जो पॉपुलेशन है वहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति और ज़रा फैसिनेट होते हैं। हम लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमारी आबादी में से ज़्यादा लोग साइंस एंड टेक की तरफ बढ़ें, तभी नेशन इवेंचुअली प्रोग्रेस कर पाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो बहुत मुश्किल स्पेस मिशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा, ये पॉसिबल हो पाया था अपोलो 11 मिशन के अंडर। अपोलो 11 ने मिलियंस ऑफ पीपल को दुनिया भर में इंस्पायर किया टू टेक अप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ना सिर्फ स्पेस की फील्ड में, ओवरऑल उन्होंने साइंस के बारे में अपनी रुचि बढ़ाई, फिजिक्स के बारे में जानना स्टार्ट किया और अंत में इससे ह्यूमन बींग्स का ही भला हुआ। तो जिस तरीके से हम इंडिया में आपको बताया कि वेरियस मिशंस कंडक्ट कर रहे हैं, चंद्रयान 1 हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, उसके अलावा वेरियस और मिशन है, आदित्य L1 आपको दिखेगा आने वाले कुछ टाइम में। ये सब मिशंस आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करेंगे, उनको एक तरीके से एनकरेज करेंगे कि साइंस एंड टेक उनको पिकअप करनी चाहिए, जिससे कंट्री का भी काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। फिर एक बहुत ही बेसिक बेनिफिट ये है कि आप फॉरेक्स रिजर्व्स अर्न कर सकते हैं। अब मान लो इसरो है, ठीक है, इसरो बेसिकली करता गया काफ़ी बार अपनी कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स के जरिए बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव करता है फॉरेन कंपनीज जिनको अपनी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचानी है। ये सर्विस प्रोवाइड करने के इसरो चार्ज करता है पैसे, डॉलर्स। इससे क्या होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया आते हैं। इसरो ने आज के टाइम में कंट्री को प्राउड होने के काफ़ी मौके तो दिए हैं, साथ ही साथ मिलियंस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाहर की कंपनी से इंडिया में भी लाने का काम किया है। तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं, मैंने लिस्ट कर रखी है सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन और यहाँ पे है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। नाउ एक सेकंड के लिए जरा देख लेते हैं कि दुनिया में जो मेजर स्पेस एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, एक तो है नासा, ये है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑफ कोर्स यूएस की मेन स्पेस एजेंसी है। नासा के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। फिर है रोस्कोमोस, रशियन स्पेस एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रशिया की राजधानी मॉस्को में। फिर है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये बेसिकली जापान की स्पेस एजेंसी है, JAXA, इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे टोक्यो में। और फिर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपको याद रखनी है कि इसरो के जो हेडक्वार्टर्स है ये नई दिल्ली में नहीं है, ये आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। ऑलराइट, रिमेंबर, इसरो का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में नहीं मिलेगा। बाकी जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स आपको उनकी कैपिटल्स में ही मिलेंगे। फिर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जहाँ पर यूरोप की बहुत सी कंट्रीज इकट्ठा आकर स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम करती हैं। मगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फिर है CNSA, ये है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इस सब के अलावा दो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे, मेजर प्राइवेट कंपनीज आप कह सकते हैं। एक तो है SpaceX और दूसरा है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन बिलोंग करती है अमेजॉन के फाउंडर, उनके ओनर जेफ बेजोस को। नाउ जो एलिमेंट्स हैं स्पेस टेक और रिसर्च के, इन पर नज़र डालते हैं। ये हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स, ऑर्बिट्स, लॉन्च व्हीकल्स और एस्केप वेलोसिटी। नाउ एक जनरल ओवरव्यू अगर हम करें स्पेस एक्सप्लोरेशन का, तो हम कह सकते हैं इन स्पेस एक्सप्लोरेशन वी जनरली सेंड स्पेस क्राफ्ट टू आउटर स्पेस। हम आउटर स्पेस में स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं। टू लॉन्च दी स्पेस क्राफ्ट, इन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए आपको चाहिए होगा एक लॉन्च व्हीकल। इंडिया की जो इसरो है उनके पास कई लॉन्च व्हीकल है, फॉर एग्जाम्पल GSLV है, PSLV है, विच हैव अ रॉकेट इंजन टू जनरेट नेसेसरी थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी। अब धरती की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उससे एस्केप करने के लिए आपको थ्रस्ट जनरेट करना होगा और ये थ्रस्ट जनरेट करता है लॉन्च व्हीकल। रॉकेट इंजन्स जनरेट थ्रस्ट बाय कंबस्टिंग फ्यूल्स नोन एज प्रोपेलेंट्स। देखो, रॉकेट इंजन में थ्रस्ट जनरेट होता है कंबस्टिंग से, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे फ्यूल यूज़ करते हैं और रॉकेट इंजन के फ्यूल को आप कहोगे प्रोपेलेंट। इसमें आपको प्राइमरली दो टाइप के प्रोपेलेंट मिलेंगे, लिक्विड और सॉलिड। कई रॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको सिर्फ लिक्विड प्रोपेलेंट मिलेंगे, मतलब कि मान लो उनके 3 पार्ट है, 3 हिस्से हैं उस रॉकेट के, ऑलराइट, और हर हिस्से में अलग प्रोपेलेंट है, अलग टाइप का फ्यूल है। कहीं पे सॉलिड फ्यूल होगा, कहीं पे लिक्विड फ्यूल होगा। कई रॉकेट्स होते हैं जो सिर्फ सॉलिड फ्यूल पे काम करते हैं, कई रॉकेट्स हैं जो सिर्फ लिक्विड फ्यूल पे काम करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोपेलेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक इम्पल्स। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में।
A satellite is a natural celestial body that revolves around another heavy object under the influence of gravitational force. Now, जो धरती है, धरती की एक नेचुरल सैटेलाइट एग्जिस्ट करती है, आपको पता होगा मून। सिमिलरली वेरियस प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जिनके पास खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो उनके इर्द गिर्द घूमती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जुपिटर की बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न की बहुत सारी हैं। जुपिटर की बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेड। ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। नाउ ये सब तो हो गई नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैन मेड सैटेलाइट होती है जो हम सेंड करते हैं इंटेंशनली आउटर स्पेस में वेरियस पर्पसेस के लिए। इसका काम हो सकता है कि किसी मैन्ड स्पेस मिशन को कंप्लीट करना या फिर अनमैन्ड स्पेस मिशन को कंप्लीट करना। इनके ज़रिए हम ग्राउंड में बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन करना, अर्थ को स्टडी करना, मिलिट्री में सहायता प्रोवाइड करना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेसिकली ये है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सबसे ज़्यादा भारी भरकम होती है। फिर उसके अलावा है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इसको आप कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इससे बेसिकली आप धरती की फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, धरती को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर होती है नेविगेशन सैटेलाइट, ये प्राइमरली आप शिप्स के लिए यूज़ करते हैं, उनको नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए कि उनको कहाँ पे जाना है। फिर यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो काफ़ी बार लॉन्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च सैटेलाइट्स। फिर काफ़ी बार जो मिलिट्रीज हैं दुनिया भर की वो लॉन्च करती हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स, उनको अपनी स्पाइंग ऑपरेशंस के लिए या वेरियस और ऑपरेशंस के लिए मिलिट्री सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं। फिर कुछ स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं, ये भी काफ़ी बार रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल की कैटेगरी में आती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स भी होती हैं, ये भी आप इसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी हमने कैटेगराइज कर रखा है उनके वेट के हिसाब से। अगर मान लो एक सैटेलाइट है जिसका वजन 1000 किलो से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ये एक लार्ज सैटेलाइट है। ऑलराइट, मीडियम सैटेलाइट होती है 500 किलो से लेकर 1000 किलो के बीच में, और उसके बाद धीरे धीरे आती है मिनी सैटेलाइट, फिर माइक्रो सैटेलाइट, फिर नैनो सैटेलाइट। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर दीज टू एस्पेक्ट्स। नाउ इंडिया के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इनका एग्जाम्पल हो सकता है इनसैट और जी सैट। ये आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिलेंगी, आपको बताऊंगा क्या होता है। फिर हमारे पास बहुत सारी अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट्स है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इनका एग्जांपल हो सकता है फॉर एग्जांपल मेघा ट्रॉपिकस। फिर कुछ नेविगेशन सैटेलाइट्स भी हैं IRNSS, ये भी आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिलेंगी। फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं, ये हमने लॉन्च कर दी काफ़ी टाइम पहले। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी 1975 की आर्यभट्टा। तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट हर टाइप की सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्पेस प्रोब्स के बारे में। अ स्पेस प्रोब इज अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सेंट टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस। स्पेस प्रोब का ये काम होता है कि बस आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये वेरियस टाइप के हो सकते हैं, साउंडिंग रॉकेट हो सकते हैं, लूनर प्रोब्स हो सकते हैं, इंटरप्लैनेटरी प्रोब्स हो सकते हैं, या फिर प्लैनेटरी प्रोब्स भी हो सकते हैं। नाउ इनका डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं इनके बारे में जान लो। देखो, साउंडिंग रॉकेट्स बेसिकली अनमैन्ड रॉकेट्स होते हैं। ये प्राइमरली हम लॉन्च करते हैं एटमॉस्फेयर के आसपास का जो एरिया है इसको स्टडी करने के लिए। यहाँ पे कोई सैटेलाइट नहीं होती, ना कोई यहाँ पे आप कहेंगे ऑर्बिटर होता है। ये बस एक रॉकेट है, वो सीधा एटमॉस्फेयर में जाता है। ऑलराइट, इसको हम कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। फिर लूनर प्रोब, इसके नाम से पता लग रहा है, लूनर मतलब कि मून। ये मून को स्टडी करने के लिए बहुत सारे हम प्रोब्स लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 1। उसके अलावा आप कह सकते हैं USSR का लूना मिशन। फिर रिसेंटली नासा ने जो लॉन्च किया था लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। फिर होते हैं प्लैनेटरी प्रोब्स। प्लैनेटरी प्रोब्स आर स्पेसक्राफ्ट्स दैट आर सेंट टू स्टडी अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड्स इन सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अगर मान लो आप जुपिटर, मार्स इनको स्टडी कर रहे हो तो आप कहोगे ये प्लैनेटरी प्रोब्स है। ठीक है, फिर होता है इंटरस्टेलर प्रोब्स या फिर इंटरप्लैनेटरी प्रोब्स। ये बेसिकली आप सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भेजोगे और इससे वेरियस प्लैनेट्स को आप स्टडी करेंगे। इसके कई एग्जाम्पल हैं वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और पायोनियर मिशन। नाउ अब हम लोग आते हैं ऑर्बिट पे। ऑर्बिट हम कह सकते हैं इज द पाथ ऑफ सैटेलाइट अराउंड विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट का जो पाथ है उसी के हिसाब से वो अर्थ के आसपास घूम रही है, उसको आप कहोगे ये इस सैटेलाइट का ऑर्बिट है। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। नाउ ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं शेप में और इनके जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अर्थ ये बदलते रहते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए। एक तो होता है पेरिगी और एपोजी।
पेरिकी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। मान लो ये आपके सामने अर्थ है, ठीक है, एक सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दी, इसका ये ऑर्बिट है। तो अब अगर मान लो कि सैटेलाइट बिल्कुल यहाँ पे है, अपने ऑर्बिट में सबसे क्लोजेस्ट में है टू प्लैनेट अर्थ, इसको हम कहेंगे पेरिजी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। फिर अगर मान लो सैटेलाइट पहुँच जाती है यहाँ पे काफ़ी महीनों बाद, तो हम इसको कह सकते हैं ये है एपोजी। ऑलराइट, तो ये आपको बताना चाहिए। उसके अलावा देखिए जो ऑर्बिट्स हैं इनके वेरियस टाइप्स होते हैं। सबसे जो दो कॉमन हैं वो है LEO और GSO। LEO की फुल फॉर्म होती है लो अर्थ ऑर्बिट। धरती का जो सरफेस है उससे आप 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो आप कहेंगे इस वक्त आप लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये आप समझ पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये धरती हो गई। धरती से आप 180 से लेकर 180 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो आप कहोगे इस वक्त आप लो अर्थ ऑर्बिट में हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो आप कह सकते हो आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हो। ये होता है 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर्स में। और फिर फाइनली है GEO। ये होता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे GEO की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। फिर इसके भी एक बियॉन्ड होता है HEO, ये है हाई अर्थ ऑर्बिट। ये 35,786 किलोमीटर्स के भी आगे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट की जो ऑर्बिट्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट जो इस तरीके से अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती हैं। फिर होती हैं कुछ इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट, वो कुछ हद तक ऐसे होती है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, सैटेलाइट इस तरीके से धरती को ऑर्बिट करेगी। फिर होती है पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल पर इस तरीके से ऑर्बिट करती हैं, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे डिफरेंस है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे जियो सिंक्रोनस जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिलेगा और जो जियो स्टेशनरी है ये यहाँ पर बिल्कुल स्टेशनरी रहकर इस तरीके से ऑर्बिट करेगी, ठीक है। नाउ चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अ सैटेलाइट इज सेट टू बी इन सच ऑर्बिट व्हेन द ऑर्बिट इज geosynchronous, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of Earth's equator, the orbit is in the altitude of 22,236। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बस ये बताना चाहिए स्टेटमेंट जो 4 है ये गलत है, ठीक है। मैंने आपको बताया GEO जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं 35,786 किलोमीटर्स की फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ऑब्वियसली ये जो एल्टीट्यूड है ये गलत दे रखी है। नाउ 4 स्टेटमेंट गलत हो गई तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। आप यहाँ पे B कैंसिल कर दो, C कैंसिल कर दो, D कैंसिल कर दो, आंसर इज ओनली A। 1 2 3 आर ट्रू, जो काफ़ी तक सही भी है। ऑर्बिट इज सर्कुलर, उसके अलावा ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। बाकी सब पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से फॉल करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। लॉन्च व्हीकल इज पावर्ड बाय अ रॉकेट एंड इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पेसक्राफ्ट बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। एक लॉन्च व्हीकल को पावर किया जाता है एक रॉकेट द्वारा और इसके ज़रिए आप एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड ले जा सकते हैं, ठीक है। ओवर द ईयर्स वेरियस साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटीन फ्रॉम रशिया, उसके अलावा हरमन ओवर्थ फ्रॉम जर्मनी। इन सब लोगों ने काफ़ी मिशंस शुरू किए थे टू टेस्ट लॉन्च व्हीकल्स और इनका मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा योगदान है आज के टाइम के लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने में। ना लॉन्च व्हीकल्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल जो काफ़ी तक इसरो यूज़ करता है। आपने एक बार लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल किया वो बस खर्च हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम काफ़ी बार सुनते हैं GSLV के बारे में, इसको मीडिया कहता है बाहुबली। ना GSLV एक बार एक सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर के पार ले गया, लो अर्थ ऑर्बिट में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जहाँ पे भी उसको पहुँचाना है वहाँ तक ले गया। उसके बाद रास्ते में जो ये बाहुबली है बिल्कुल टूट फूट जाएगा, ये धरती पे ठीक ठाक वापस नहीं आ पाएगा, इसका बस सिंगल टाइम आप यूज़ कर पाओगे। फिर होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे जो आपने रॉकेट सेंड किया है इसका एक सब्सटैंशियल पार्ट आप वापस धरती पे लैंड करने की कोशिश करते हैं और इसके ज़रिए आप बेसिकली रिसोर्सेज बचा रहे हो और एक रॉकेट को बार बार आप यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। एक लॉन्च व्हीकल एक गुड इलस्ट्रेशन है ऑफ न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। द एक्शन इज द फ्लो आउट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द रियर ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल है उसके पीछे का, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन, कंबशन हो रहा है फ्यूल से, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड प्रोपेलेंट होगा। एंड द रिएक्शन इज द प्रेशर कॉल्ड थ्रस्ट,
और एक रिएक्शन होता है थ्रस्ट, जिसकी वजह से रॉकेट ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर जाता है, दैट पुशेज इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एग्जॉस्ट फ्लो। नाउ देखिए, धरती की एक एस्केप वेलोसिटी है कि बेसिकली आपको यहाँ पर किस वेलोसिटी से आगे बढ़ना होगा ताकि आप धरती की ग्रेविटी को एस्केप कर पाओ। तो अर्थ एस्केप वेलोसिटी बाय एन स्पेसक्राफ्ट टू ओवरकम एस्केप अर्थ ग्रेविटी विच इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए अगर आप धरती की ग्रेविटी को एस्केप करना चाहते हैं ना। कुछ जो फेमस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं इनका यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ब्लू ऑरिजन डेवलप कर रहा है न्यू शेपर्ड को, इसरो भी डेवलप कर रहा है RVL TD को। फिर स्पेस एक्स के दो बहुत ही फेमस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं, एक है फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी। इस सब के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होती रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से कुछ महीने बाद कुछ और यहाँ पे बड़ा नाम जुड़ जाए, मगर ये प्राइमरीली फेमस नाम है, फेमस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।